हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के इतिहास के इकाई 1 देखेंगे, जो कि मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों क्वेश्चन शामिल होंगे। परीक्षा में यदि लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें सिर्फ पॉइंट को लिखना है, जो हमने पॉइंट लिखा है 4-5 पॉइंट जो भी है उस पॉइंट को लिखना है। और यदि दीर्घोत्तरीय सवाल पूछा जाए तो उसमें इसी पॉइंट को 2-2 लाइन वर्णन कर देना है। अर्थात लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों ही प्रश्नों के साथ साथ हम मैट्रिक परीक्षा के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं उसको कवर किया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट पहले इकाई 1 का जो है पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ राष्ट्रवाद, राष्ट्र का अर्थ है देश। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, राष्ट्रीयता से समझ सकते हैं। जिस प्रकार एक देश में अपने राष्ट्र के प्रति एक भावना होता है, लगाव होता है, देशभक्ति की भावना होता है, कुछ वैसा ही वर्ड है राष्ट्रवाद। तो देखिए, हम लोग ऐसे समझे, कहता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में परस्पर एकता एवं प्रेम का कारण होता है। तो देखिए, राष्ट्रवाद को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, अगर आप किसी जगह रह रहे हैं, मान लें कि आप बिहार के हैं और रह रहे हैं आप दिल्ली में, ठीक है। अब जहां रह रहे हैं आप, उसके आसपास अलग अलग क्षेत्र के लोग रह रहे हैं। कोई पंजाब के रह रहे हैं, कोई महाराष्ट्र के रह रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र के आसपास रह रहे हैं, और उसमें से बगल में आपका एक कोई बिहार का ही रह रहा है। तो सोचिए, आपकी दोस्ती किससे अधिक होगी, बिहार वाले से कि पंजाब वाले से? जाहिर सी बात है बिहार वाले से। क्यों? क्योंकि वह आपकी भाषा को भली भांति समझता है, उस आपके जो धार्मिक परंपरा है, जो पर्व त्योहार है, उसको भली भांति आप लोग हम और उसमें मिलता जुलता है। हमारी भाषा से लगाव है, वहाँ के धर्म से, पर्व त्योहार से मिलता जुलता है, हमारी जो सामाजिक परंपरा है उससे मिलता जुलता है। तो उसी प्रकार से राष्ट्रवाद यानी एक देश में जो होता है, जैसे वहाँ के लोग रह रहे हैं, वहाँ की जो सामाजिक परंपरा है, वहाँ की संस्कृति है, उसके प्रति लोगों में परस्पर एक लगाव होता है, इसी को कहा जाता है राष्ट्रवाद। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से, 2021 के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। एकीकरण, देखिए, एकीकरण का अर्थ होता है क्या? सबको एक करना। जो बिखरे पड़े हुए हैं, जो टूटे हुए, जो जहां तहां है, उसको सबको जमा करके एक करना, मिला जुला करके रखना, सबको एक सूत्र में बांध करके रखना, इसी को कहा जाता है एकीकरण। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में एकीकरण का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जिस प्रकार भारत आजाद हुआ था, उसमें भारत में कई देशी रियासत थे, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग राजा हुआ करते थे। लेकिन जब आजाद हुआ तो सबको मिला करके एक देश बनाया गया, लोकतांत्रिक देश बनाया गया, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वल्लभ भाई पटेल, जिन्हों की लौह पुरुष कहा जाता है, और उन्हें बिस्मार्क की उपाधि भी दिया जाता था। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। तो वैसा ही इसमें क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। यानी जैसे भारत में एकीकरण के सबको एक साथ बांधे, अलग अलग धर्म वाले को, उसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो क्या भूमिका निभाया था, कैसे भूमिका निभाया था, उसी का वर्णन करना है, जिसमें कुछ पॉइंट है। पहला है, इसमें सुधार एवं कूटनीति के तहत एकीकरण का प्रयास किया। अब देखिए, वहां जो कुछ खामियां थी, सामाजिक खामियां, धार्मिक खामियां, या जो संगठन में कुछ कमी थी, उन सभी में सुधार ला करके कुछ कूटनीतिक के तहत, कुछ नई रणनीति के तहत चाल चल करके कुछ उसमें सुधार लाया और सबको एकजुट करने का प्रयास किया। बस यही इसी पॉइंट में वर्णन कर देना है। सुधार एवं कूटनीति के तहत यदि दीर्घोत्तरीय सवाल में ही पूछ देगा तो यहीं पे डैश दे करके एक लाइन वर्णन कर देना है कि बिस्मार्क ने अपने जर्मनी में सुधार एवं कूटनीति के तहत लोगों को एक जगह संगठित किया, उनमें एकता की भावना विकसित किया, उनके सामाजिक एवं धार्मिक तथा सांस्कृतिक में सुधार करके उन्हें एकजुट करने का प्रयास किया। बस इतना इसमें लिख देना है। अगला है, इसी पॉइंट में रक्त एवं लौह की नीति का पालन कर काम किया। अब देखिए, रक्त एवं लौह की नीति क्या है? तो चूंकि रक्त एवं लौह की नीति जो है सैनिक सेवा का सहारा लिया था।
यानी रक्त मतलब यदि जरूरत पड़े तो बल का प्रयोग करना, और लौह की नीति मतलब साहस के साथ, हिम्मत के साथ काम लिया। तो एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण करने में बिस्मार्क ने कुछ पुलिस सेवा का सहारा लिया, कुछ बल का प्रयोग किया। इसी को कहा जाता है रक्त एवं लौह की नीति का पालन कर काम किया, अर्थात सैन्य सेवा का सहायता लेकर के उसने जर्मनी के एकीकरण करने में उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसके बाद तीसरा है फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया से संधि कर डेनमार्क पर अंकुश लगाया। अब देखिए दो देश फ्रांस और ऑस्ट्रिया, इस दोनों से संधि किया। संधि का मतलब होता है समझौता। समझौता कर करके क्या किया, डेनमार्क एक देश था जिस बगल का पड़ोसी देश था जो कि उसके एकीकरण में अक्सर बाधा बन रहा था, तो उस पर क्या लगाया, बहुत सारा प्रतिबंध लगाया, उस पर अंकुश लगाया, उस पर दबाव डाला, दोनों से समझौता कर करके। यही पॉइंट में से लिख देना है। उसके बाद क्या करता है, बहुत समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना तो 1864 में डेनमार्क पर, जो पहले अभी अंकुश लगाया था उस पर दबाव डाला था, उसके बाद 1864 में डेनमार्क पर आक्रमण करके उस पर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया और उसका जो प्रमुख दो शहर था स्लेस्विंग और हॉलस्टाइन को अपने कब्जे में ले लिया। किसने, बिस्मार्क, यानी डेनमार्क पर आक्रमण कर करके उसका जो दो प्रमुख शहर था उसको अपने कब्जे में ले लिया, अपने अधीन कर दिया, जर्मनी में मिला दिया। ठीक है। और 5वां पॉइंट है 1870 में सेडोन के युद्ध में फ्रांस को, देखिए कुछ समय के बाद हुआ कि फ्रांस भी इसके एकीकरण में बाधा बनने लगा, जर्मनी के एकीकरण में फ्रांस में बाधा बनने लगा। तो क्या किया, 1870 में फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध हुआ, युद्ध हो गया था सेडोन का युद्ध में। फ्रांस को पराजित कर दिया, बुरी तरह पराजित करके फ्रांस के अधीन वाले सारे राज्यों को जर्मनी में मिला दिया, यानी जो जो फ्रांस के अंदर था उसको जर्मनी छीन लिया, छीन करके जर्मनी में मिला लिया, अपने देश में शामिल कर दिया। और इस प्रकार इस कूटनीतिक चाल के तहत पूरे जर्मनी को एक सूत्र में बांध दिया, एकीकरण कर दिया, एक संगठित देश बना दिया। तो यह था जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका। दोस्तों इसको पॉइंट को जरूर याद रखें, लघुतरीय में पूछेगा तो सिर्फ पॉइंट लिख देना है, और दीर्घतरीय में पूछेगा तो ही पॉइंट को दो लाइन वर्णन कर देना है। और जब भी क्वेश्चन लिखे तो पॉइंट बना करके लिखें। यदि पॉइंट बना करके लिखते हैं तो आपको नंबर फुल मिलते हैं, उसमें नंबर काटने की कोई चांस नहीं बनता है। लेकिन इसी को यदि पॉइंट ना बना करके यदि भाषा में लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, नंबर मिलेगा लेकिन काट करके नंबर दिया जाता। जांचने वाले को भी आसानी होती है, आराम से पॉइंट देखेगा, हाँ पॉइंट के अंदर आप क्या वर्णन किए उतना डिटेल से नहीं देखने जाता है, इसलिए कोशिश करें कि पॉइंट को जरूर याद करें, पॉइंट में लिखें। पॉइंट वाइज लिखने से कोई भी एग्जाम का परिणाम बहुत अच्छा होता है। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर में, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। अब देखिए दोनों ही एकीकरण, दोनों क्वेश्चन इसीलिए लिया गया है कि दोनों एक दूसरे से कुछ रिलेटेड है। तो देखिए जिस प्रकार जर्मनी में बिस्मार्क एकीकरण किया उसी प्रकार इटली में मेजनी एकीकरण किया। वहां जो असंगठित होल था इटली में, वहां मिलाने का काम किया मेजनी। तो क्या किया, इटली के एकीकरण में मेजनी का निहित योगदान था, जिसमें था मेजनी इटली को निरंकुश शासन से मुक्त कराया। देखिए उस समय इटली में जो शासन चला रहा था वो काफी निरंकुश था, जनता की परेशानी का उसको कोई मतलब नहीं था, क्या परेशानी हो रहा है उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं लेता था, वह अपने में बिजी रहता था। इसके कारण वहां की जनता में काफी असंतोष की भावना हो गया था, और इसी का फायदा उठा करके उसके क्या किया कि जो मेजनी था उस निरंकुश शासन को मुक्त कराने की कोशिश किया, जनता से मिला, उसकी भावना को समझा और इस प्रकार से उसे मुक्त कराया। ठीक है। दूसरा में है एकीकृत गणतंत्र की स्थापना के लिए उसने, अब देखिए इटली को एक करके पूरी तरह से एकजुट कर करके एक संगठित बना करके उसके बाद एक गणतंत्र स्थापित करके, गणतंत्र मतलब समझते हैं जहां की शासक कोई राजा नहीं होगा, अर्थात जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होगा। तो ऐसा देश बनाने के लिए उसने क्या किया, एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा था यंग इटली नामक एक संगठन बनाया। किसने, मेजनी ने एक यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया और इसी संगठन के बैनर तले लोगों को एकजुट किया और धीरे धीरे इटली को एक सूत्र में बांधना शुरू कर दिया। ठीक है, ये तो दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट में जर्मनी को छोड़कर, अब देखिए कुछ समय बाद क्या हुआ, चूंकि मेजनी जो था
पेशे थी, एक साहित्यकार था, जर्नलिस्ट था, और वो से लिखने की बहुत रुचि था, बहुत ही आकर्षक लिखता था, जनता को अट्रैक्ट करने की उसकी क्षमता था। तो कुछ समय बाद क्या, चूंकि उग्र प्रवृत्ति का था, जो ये मेजनी था थोड़ा सा उग्र प्रवृत्ति का था, और अपनी लेखनी में जो लेख वगैरह लिखता था वो भी काफी उग्र प्रवृत्ति का हो जाता था, जिसके कारण जनता पढ़ करके उससे काफी आग बबूला हो जाता था। मतलब देश के जो शासक के प्रति इतना जोश भर देता था। अब इसके कारण हुआ कि वहां की जो सरकार था उसे वहां से भगा दिया, मेजनी को इटली से भगा दिया। तो भागकर वो चला गया इंग्लैंड, जर्मनी को छोड़कर वो इंग्लैंड चला गया, और वहीं से अब लेख के जरिए लिखना स्टार्ट कर दिया। एक पत्रिका के जरिए लिख लिख करके अपना आंदोलन को आगे बढ़ाता गया, जनता में जागरूकता पैदा करते गया, उसके शासक के प्रति भड़काता गया, और धीरे धीरे आंदोलन को प्रेरित करता रहा। ठीक है। अब अगला चौथा पॉइंट है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना। अब देखिए, अपने लेख के जरिए जो पत्रिका लिखता था, पत्रिका लिख करके देखिए, जब तक भारत में भी ऐसा हुआ, जब भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा था तो उस समय भी जो साहित्यकार होता था, कविता होता था, कवि होता था, सब अपने लेख के जरिए लोगों में जागृति पैदा करता था। जैसे जयशंकर प्रसाद का पढ़े होंगे कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती से प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस प्रकार से कह करके कहते थे, हे वीर सपूतों, हिमालय आपको पुकार रहा है भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए। यानी इस प्रकार से वो कविता लिख करके लोगों में उत्साह पैदा करते थे। भारत में सुने होंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो भी लिखी थी, बहुत भयानक कविता लिखी थी, जिसमें झांसी की रानी वगैरह जो था। तो इस प्रकार से सेम मेजनी जो था वो भी अपने लेख के जरिए, पत्रिका के जरिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करता था, राष्ट्रवाद की भावना का विकास करता था, उसको जगाता था, उसमें उत्साह भरता था, उसमें जोश पैदा करता था। ठीक है। अगला है 5वां में अपने सैनिक गुण से लोगों को अनुशासित करना। अब देखिए, कोई भी आंदोलन तब तक संगठित नहीं हो सकता है, तब तक सही ढंग से संचालित नहीं हो सकता, तब तक जब तक कि वह किसी एक अनुशासन में ना बंधे। एक अनुशासन, एक नियम के तहत जब तक बंद करके काम नहीं करेगा तो कोई भी आंदोलन सही ढंग से संचालित नहीं हो सकता। इसीलिए उसने क्या किया, अपने जो संगठन था यंग इटली को, उसमें क्या किया, सैनिक गुण दिया। सैनिक का जो गुण होता है, जैसे सवेरे उठना, उठ करके थोड़ा सा दौड़ लगाना, कुछ एक्सरसाइज करना, उसके बाद प्रतिज्ञा करना, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इस तरह से प्रण कर करके उसने लोगों में जागृति की भावना पैदा किया। ठीक है। तो ये था इटली के एकीकरण में। दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता है, कोशिश करेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे, थोड़ा सा पॉइंट इसमें लिखने कर लेके। अब अगला जो क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें 1848 की क्रांति के निश्चित कारण में पहला कारण था लुई फिलिप की नीति का असफलता। अब देखिए, हालांकि लुई फिलिप जो था शासन कर रहा था, लेकिन जनता उसके शासन से जनता संतुष्ट नहीं थी। वहां की जो जनता थी उससे संतुष्ट नहीं थी, उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं थी, जिसके कारण धीरे धीरे उसका शासन असफल होता जा रहा था। इसमें लिख देंगे 2 लाइन। उसके बाद है मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। अब देखिए, पहले जो उच्च वर्ग का होता था उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, उसके बाद मध्यम वर्ग का जो होता था उसका प्रभाव धीरे धीरे शासन पर बढ़ने लगा, उसका प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके कारण ये धीरे धीरे का क्रांति का रूप धारण कर लिया। इसमें लिख देंगे थोड़ा सा, मध्यम वर्ग में जो होता था, मध्यम वर्ग के लोग जैसे जो होते थे, व्यापारी होते थे, किसान होते थे, ये सब होते थे, इनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। तीसरा जो है राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। अब देखिए, उस समय का जो राजनीतिक दल था उस समय वहां के देश में, उसमें संगठन की भावना नहीं थी, उसमें एकता नहीं थी, इस कारण वो लगातार टूटता जा रहा था, टूटता जा रहा था। धीरे धीरे जाकर के ये लास्ट में आंदोलन का रूप धारण कर लेता है, और ये धीरे धीरे आंदोलन रथा तो ही क्रांति का रूप धारण कर लेता है। चौथा में है समाजवाद का प्रचार। अब देखिए, उस समय बहुत सारे जो दार्शनिक थे अपने लेख के जरिए समाजवाद के प्रचार कर रहे थे। वहां उस देश के जो समाज थे वहां का भी प्रचार कर रहा था, जिसके कारण लोगों में जागृति पैदा हो रही थी। तो ये भी क्रांति का प्रमुख कारण रहा था, समाजवाद का प्रचार। और एक चौथा जो 5वां जो लास्ट पॉइंट है, शासक के प्रति बढ़ता असंतोष की भावना। यानी वही है कि उस समय वहां के जो शासक था
1848 के आसपास के जो वहां की क्रांति हुआ था उसका प्रमुख कारण था वहां के जो शासक था उस शासन में अपना असफल रहा था, उस सही ढंग से शासन नहीं कर रहा था, जनता उससे संतुष्ट नहीं थी, वह जनता की जो परेशानियां हो रहा था उसे दूर नहीं कर रहा था, जिसके कारण धीरे धीरे लोगों में असंतोष की भावना बढ़ रहा था और चाह रहा था कि जितना जल्दी इसका अंत हो जाए। तो ये भी महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, अब एक अंतिम क्वेश्चन है, गैरीवाल्डी के कार्यों का वर्णन करें। देखिए, इटली के एकीकरण में या इटली के प्रशासनिक सुधार में गैरीवाल्डी कौन सा काम किया उसके बारे में वर्णन करना है। तो है कि गैरीवाल्डी के निम्नलिखित कार्य थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था। गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था और वह मेजनी के विचारों का काफी समर्थक था। जाहिर सी बात है, जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो उसमें यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो ये कौन कौन सा कार्य किया उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है कि 1862 में गैरीवाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। अब देखिए, इटली को एकीकरण करने में 1862 में गैरीवाल्डी क्या योजना बनाया, तो रोम पर आक्रमण की योजना बनाई और अपने समर्थकों के साथ उस पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद है गैरीवाल्डी ने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। अब देखिए, अपने संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए, आंदोलन को और तीव्र बनाने के लिए उसके साथ जो भी काम करने वाला था, कुछ स्टाफ, कुछ कर्मचारी था, कुछ स्वयंसेवक संघ था, कुछ स्वयंसेवक जो स्वयं काम करने वाला, स्वयंसेवक अर्थात जो स्वयं काम करने वाला, किसी के दबाव में नहीं आकर के काम करने वाला जो कुछ लोगों था, उसको एक संगठित करके उसको सशस्त्र सैनिक का शिक्षा दिया और उसको सेना के रूप में इस्तेमाल किया, उसको शस्त्र थमाया और उसको सेना के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये था दूसरा। तीसरा में है गणतंत्र की स्थापना का प्रयास किया। अब देखिए, इटली में गणतंत्र स्थापित हो इसके लिए वो महत्वपूर्ण कार्य किया, लोगों को जागरूक किया और उसके लिए संगठन बनाया और जहां तक संभव था जो लोगों में व्याप्त दुष्प्रवृत्तियां थी उसे दूर करने का प्रयास किया और जहां तक संभव हो सका था आक्रमण की भी योजना बनाई। तो ये सारा महत्वपूर्ण था गणतंत्र की स्थापना। चौथा में इसमें है दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। अब देखिए, इसी क्रम में क्या हुआ, दक्षिणी इटली का जो क्षेत्र था उसको अपने नियंत्रण में लेकर के, अपने आक्रमण के तहत नियंत्रण में लिया, उस पर कब्जा किया और इटली के एकीकरण करने में जो भूमिका निभाया था उसके बाद में क्या किया, उसका समर्थक साथ में करने वाला एक विक्टर इमैनुअल था, उसे सौंप दिया। मतलब सुनिए, समझिए कि इतना बड़ा कार्य किया, एकीकरण किया, उसमें अब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो सारा काम कर करके सारा पद विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और स्वयं वहां से चल दिया और वह सारी संपत्ति, देखिए क्या किया, वह सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर स्वयं एक साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा। यानी सारा जो दक्षिणी इटली का क्षेत्र था वहां विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया कि तुम यहाँ का शासन करो सही ढंग से और मैं चलता हूँ, और वहां से चल दिया और एक साधारण किसान की भांति अपना जीवन जीने लगा। और एक पांचवा जो छठा पॉइंट है, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यानी कि इस प्रकार हम देखें कि शुरू में देखने हैं कि इटली के एकीकरण में भूमिका निभाया था, तो इस प्रकार था गैरीवाल्डी के प्रमुख कार्य, जिसको पॉइंट वाइज में इस तरह से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों ही प्रकार के सवालों में इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। कोशिश करें जहां तक संभव हो पॉइंट वाइज लिखें। पॉइंट वाइज लिखने से आपको फुल नंबर मिलते हैं, कटने की संभावना कम होती है और ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन को। इसको पॉइंट वाइज में जरूर लिखें, इसे कॉपी में नोट करें और इसको एक दो बार जरूर रिवाइज करें। तो उम्मीद करते हैं आपको यदि वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।